कि हमें क्या आज पढ़ना है। तो बच्चों, आपने इसके पहले जो कक्षाएं आपने पढ़ी हैं उसमें फलन और संबंध के विषय में बात की है, और हमें आज जो चैप्टर पढ़ना है वो है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में सबसे पहले तो फलन जानना है कि फलन होता क्या है। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी बात फलन की करेंगे, फिर बात आती है प्रतिलोम। प्रतिलोम का मतलब हुआ व्युत्क्रमणीय फलन की बात, तो हम यह भी समझेंगे कि यह होता क्या है। और कक्षा 11 में बच्चों आपने पूरी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हुई है, त्रिकोणमितीय। हमें उस त्रिकोणमितीय को जानना होगा कि एक फलन के रूप में कैसे होता है, और तब हम इससे समझेंगे कि यह त्रिकोणमितीय फलनों का प्रतिलोम कैसे निकाला जाएगा। तो महत्वपूर्ण बात आई कि हमें इस त्रिकोणमितीय फलन से व्युत्क्रमणीय फलन को समझना होगा। उसके लिए जो आवश्यक प्रतिबंध है बच्चों, वो बहुत आवश्यक है समझना। तो आज की इस क्लास में हमको अपने इस पूरे चैप्टर को आगे ढंग से पढ़ना है, अगर समझना है अगर, तो उसके लिए आज का ये चैप्टर, आज का ये लेक्चर बहुत महत्वपूर्ण होगा कि इसमें हम ये समझें कि हमें कैसे अपनी बात को आगे बढ़ाना। और ये चैप्टर उतना ही महत्वपूर्ण आपके डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन में भी हो जाएगा जब हम आगे जाएंगे। इससे संबंधित प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होते हैं जब हम वहां पर बात करते हैं। तो आइए बच्चों, हम इसके आगे अपनी तैयारी शुरू करते हैं कि हम सबसे पहले पढ़ेंगे फलन के पुनरावृत्ति फलन क्या होते हैं और कब इन फलनों का हम व्युत्क्रम निकाल सकते हैं। आइए देखिए बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि फलन की परिभाषा जब हमने पढ़ी थी तो हमने यह कहा था कि कोई भी एक समुच्चय अगर ए है, अरिक्त समुच्चय, और दूसरा अरिक्त समुच्चय बी है, तो उसमें एक विशिष्ट प्रकार का संबंध होता है। आपने पढ़ा होगा संबंध। संबंध से पहले आपने पढ़ा होगा, अगर हम ए क्रॉस बी लिखते हैं तो आपने इसे पढ़ा होगा, कार्तीय गुणन पढ़ा था हमने। और फिर इसके बाद हमने जब संबंध पढ़ा तो आपने कहा कि आर इसका उपसमुच्चय होता है। और फिर जब हम आगे बढ़े तो हमने कहा कि जो फलन होता है एफ, ये कक्षा 11 में आप बच्चों पढ़ के आए हैं, फिर आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा है कि यह फलन एक प्रकार का संबंध होता है। अर्थात जितने भी फलन हैं वो सभी संबंध हैं, लेकिन प्रत्येक संबंध फलन हो यह आवश्यक नहीं है। मैं इस बात को थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा क्योंकि यह हमारे लिए बहुत आवश्यक है। मान लीजिए बच्चों कि यह हमारा समुच्चय ए है और यह हमारा समुच्चय बी है। अब देखिए, मैंने यहां पे जो चित्र बनाया है, इस चित्र में ए का जुड़ाव किससे है? एक्स से। बी किससे जुड़ा है? एक्स से। सी किससे जुड़ा है? वाई से। और डी किससे जुड़ा है? यू से। अब अगर आप इन चारों को ध्यान से देखें तो हम यह कह सकते हैं कि यहां जो वस्तुएं जुड़ी हुई दिखती हैं इसे हम कहते हैं प्रतिबिंब। इसे कहते हैं प्रतिबिंब। क्या कहते हैं बच्चों? प्रतिबिंब। ये किसके प्रतिबिंब हैं? ये इनके प्रतिबिंब हैं। ये इनके प्रतिबिंब हैं। और इंग्लिश में इसे हम लोग कहते हैं इमेज। क्या कहते हैं? इमेज। और इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं प्री इमेज। तो इसका मतलब यह हुआ कि फलन होने के लिए, आगे देखिए मैंने क्या कहा, जिससे समुच्चय ए के प्रत्येक अव्यय एक्स, इसके अंदर जितने भी अव्यय आएंगे उन सब का समुच्चय बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए। ये एक और केवल एक की जो बात है बच्चों, ये बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि यहीं से संबंध हमारा फलन के रूप में परिवर्तित होता है। तो देखिए, मैं आपको यहां एक बात समझा दूं। जैसे दो समुच्चय अगर मैंने लिए हैं, एक ए लिया है और एक बी लिया है, तो इस समुच्चय से अगर दो अव्यय एक से जुड़े हुए हैं या तीन अव्यय एक से जुड़े हुए हैं तो यह फलन में हो सकता है। लेकिन अगर हम इसकी बात ऐसे कर दें कि एक वस्तु दो लोगों से जुड़ जाएगी तो यह फलन नहीं हो सकता है। यह फलन नहीं हो सकता है। अर्थात ए से बी की तरफ अगर एक फलन एफ ए से बी में है तो ए से बी की तरफ इस तरह का चित्र तो देखने को मिल सकता है, अर्थात जिसे हम कहते हैं कन्वर्जेंस तो हो सकता है, लेकिन इस तरह का चित्र नहीं होना चाहिए। तो पहली बात यह है कि इस जगह के हर अव्यय किसी ना किसी से जुड़ा हो। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात बच्चों आपको मिलेगी वो ये कि यहां का कोई भी अव्यय दो से ना जुड़ा हो। अगर कभी भी एक अव्यय दो चीजों से जुड़ जाएगा, उसके दो प्रतिबिंब मिलेंगे, तो वो फलन की परिभाषा नहीं होती है। तो बच्चों ये सबसे महत्वपूर्ण बात थी। इसमें हमने अब देखें, इसमें जो ए होता है बच्चों, इसे हम लोग कहते हैं प्रांत। इंग्लिश में इसे हम कहते हैं डोमेन। क्या कहते हैं? डोमेन। और ये जो बी है इसे हम कहते हैं कोडोमेन। क्या कहते हैं बच्चों? को डोमेन।
मतलब इसे कहा हमने प्रांत और इसे हमने कहा सह प्रांत। तो बच्चों प्रांत और सह प्रांत, लेकिन अब जैसे यहां पे हम बात करें, ये ए है ये बी है, तो प्रांत में कौन कौन होगा? डोमेन में अगर आप बात करेंगे तो कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? ए आएगा अव्यय, बी आएगा, सी आएगा और डी आएगा। अगर हम को डोमेन की बात करेंगे सह प्रांत की, तो उसमें कौन कौन आएगा? उसमें एक्स वाई जेड यू सब आएंगे, एक्स वाई जेड यू सब आएंगे। लेकिन अगर हम परिसर रेंज की बात करेंगे तो यहां पर जितने भी अव्यय जिनकी कोई प्री इमेज है यहां पर, उनके हम एक्स वाई और यू को लेंगे और ये हमारा परिसर होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि जो परिसर होता है, ये रेंज जो होती है, परिसर जिसे हम कह रहे हैं, वो कोडोमेन का सबसेट होता है, वो कोडोमेन का सबसेट होता है, वो उसी का एक हिस्सा है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा कि हमको यहां पर ये जानना बहुत आवश्यक है कि हम प्रांत क्या है, सह प्रांत क्या है और फलन होता क्या है। तो हमने फलन में जितना सीखा उसको एक बार मैं फिर से आपके समक्ष रखता हूं कि फलन एक समुच्चय से दूसरे समुच्चय के बीच का एक विशेष प्रकार का संबंध होता है, जिसमें समुच्चय ए के सभी अव्यय समुच्चय बी के किसी ना किसी अव्यय से जुड़े होंगे और साथ ही केवल एक से जुड़े होंगे। अर्थात एक अव्यय एक से ज्यादा से नहीं जुड़ेगा, दो या दो से ज्यादा अव्यय एक से जुड़ सकते हैं। यह परिभाषा हमारी किसकी हो गई? फलन की हो गई। अब इस फलन के पश्चात जब हम आगे बढ़ेंगे, देखिए हमारा चैप्टर है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो सबसे पहले तो हमें जानना जरूरी था कि फलन हम क्या पढ़ के आए हैं। अब हमारे लिए जानना जरूरी है कि प्रतिलोम के लिए क्या आवश्यक है। तो प्रतिलोम के पहुंचने से पूर्व बच्चों हम ये जानना चाहेंगे, देखेंगे, हम लोग सीखेंगे कि फलन होते कितने तरीके के हैं, जो आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ लिया है, पिछली क्लासेस में आपको पढ़ाया गया है। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूं। देखिए बच्चों, मैं आपको एक एक चित्र के माध्यम से ये सारी बातें समझाऊंगा। सबसे पहला फलन होता है 1-1, जिसे हम लोग इंजेक्टिव भी कहते हैं। देखिए अगर हमने ए लिखा और हमने बी लिखा, यहां पर अगर मैं लिख रहा हूं x1 x2 x3, यहां मैं लिख रहा हूं y1 y2 और y3। अगर प्रत्येक अव्यय किसी ना किसी से जोड़ दिया जाए, मतलब हर अव्यय एक से जुड़ा हो, कहीं पर भी दो अव्यय एक से ना जुड़ें, तो वो फलन कैसा होगा? 1-1 होगा। लेकिन अगर मैं यहां एक x4 लिख दूं और इसको अगर मैं किसी से भी जोड़ दूं, इससे जोड़ दूं, तो अब ये क्या हो जाएगा? जब ऐसा हमको देखने को मिल जाए तो ये क्या हो जाता है? जब ऐसा हमको देखने को मिल जाता है तो हम कह देते हैं वो फलन कैसा होता है? बहुएक होता है। बहुएक मतलब बहुत सारे एक से जुड़ जाएं। और 1-1 का मतलब एक से ही जुड़ेगा, 1 से 1, एक से एक, एक से एक। लेकिन ये कैसा हो गया? ये बहुएक हो गया, मैनी वन इसे कहा जाता है। और ये उदाहरण आप अगर देखेंगे, यहां पे मैं लिखूंगा x, y, z, अल्फा, बीटा, गामा, इसको मैंने यहां जोड़ा, इसको यहां जोड़ा, इसको यहां जोड़ा, प्रत्येक अव्यय एक से जुड़ा हुआ है, तो ये कैसा होगा? 1-1। अर्थात एकैक या एकैकी फलन कहते हैं, 1-1 या इंजेक्टिव फलन कहा जाता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। इसके बाद हम आते हैं, इसी में हम दो चीज देखेंगे। मैनी वन हमने सीखा, लेकिन जो भी फलन 1-1 होगा या मैनी वन होगा, तो उसके साथ यह समझ में आना जरूरी है कि यह क्या होता है। ऑन टू और इनटू, आच्छादक और इनटू फंक्शन की, कौन सा फंक्शन आच्छादक है, कौन सा फलन आच्छादक नहीं है, यह हम कैसे जानेंगे? तो इसके लिए बच्चों आप यह ध्यान रखें कि ऑन टू का मैं बहुत आसान सा तरीका दे दूं। वो सभी फलन जिसका कोडोमेन मैंने अभी क्या बताया था आपको? सह प्रांत किसके बराबर हो जाए? रेंज के बराबर हो जाए, मतलब परिसर के बराबर हो जाए। जिस फलन का सह प्रांत और परिसर बराबर होते हैं, उस फलन को हम लोग क्या कहते हैं? ऑन टू फंक्शन कहते हैं। और जो फंक्शन ऑन टू नहीं होता है, वो फंक्शन इनटू हो जाता है। जैसे इस वाले उदाहरण में अगर आप देखें, तो यहां पर आपका ये पूरा समुच्चय क्या है? आपका क्या है? कोडोमेन है बच्चों।
ये पूरा क्या है, कोडोमेन। लेकिन इसका अगर हम परिसर निकालेंगे तो कौन कौन से अव्यय इसके हमारे प्रयोग हुए, इस्तेमाल हुए, उनका समुच्चय बनाइए। तो वो कौन से हुए, 1 2 3। आप देख रहे हैं कि इसका जो परिसर निकलेगा, रेंज निकलेगी, वो भी क्या निकली, y1 y2 और y3। इसका मतलब क्या हुआ, ये किसके बराबर हो गया, कोडोमेन के बराबर हो गया। तो ये कैसा फलन होगा बच्चों, ये फलन कैसा हुआ, ये फलन हो गया ऑन टू। मेनी वन तो ये पहले से था और साथ में इसका पूरा नाम क्या होगा, मेनी वन ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। मेनी वन ऑन टू, ये 1 1 है। और आप देखिए यहां कोई भी समुच्चय खाली नहीं बचा, कोई अव्यय यहां खाली नहीं है। तो ये 1 1 के साथ ये कैसा है, ये भी ऑन टू है, ये भी आच्छादक है। तो ये कैसा है, एक एक आच्छादक। ये कैसा है, बहु एक आच्छादक। अब अगर हम इसमें कुछ और उदाहरण लेना चाहें, आप देखिए मैं आपको दिखाता हूं। यहां मैंने लिखा x1 x2 x3, यहां लिखा a b c d। इसको यहां जोड़ा, इनको यहां जोड़ा, इनको यहां जोड़ा। अगर आप इसमें देखें तो ये कैसा फलन होगा, 1 1 तो है ये कैसा है, 1 1। लेकिन साथ में आप ये देखेंगे कि इसमें c ऐसा अव्यय है जिसको कोई भी प्री इमेज नहीं, वो पीछे किसी से नहीं जुड़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कैसा फंक्शन हो गया, आच्छादक नहीं है। तो कैसा होगा ना, आच्छादक हो जाएगा, इनटू फंक्शन होगा। ठीक है बच्चों, ये कैसा फंक्शन होगा, इनटू फंक्शन होगा। और ये हमारा 1 1 इनटू फंक्शन सामने देखने को मिल रहा है। अगर हम इसी में एक और उदाहरण ले लें, आप देखें यहां हम ले लें, या मैं हटा देता हूं इसको, एक और उदाहरण लेते हैं। यहां लिखा x1 x2 x3 y1 y2 y3 y4 और x4। इनको यहां इस्तेमाल किया, इनको यहां इस्तेमाल किया, इनको यहां इस्तेमाल किया, इनको यहां इस्तेमाल किया। अब ये कैसा फंक्शन है, अब ये 1 1 ऑन टू फंक्शन आप कह सकते हैं। तो हमने इतनी चीजें सीखी कि ये 4 तरह के फलन आपस में मिलकर कितने तरीके की बातें बनाएंगे, ये 4 तरह के फलन बनाएंगे, 1 1 ऑन टू, 1 1 इन टू, मेनी वन ऑन टू और मेनी वन इन टू। एक एक आच्छादक, बहुएक आच्छादक, एक एक अनाच्छादक और बहुएक अनाच्छादक। तो इन 4 फलनों के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखते हैं कि किन फलनों का व्युत्क्रमणीय होने के जरूरी क्या है। तो देखिए बच्चों, मैंने लिखा व्युत्क्रमणीय फलन क्या होते हैं। एक ऐसा फलन जो x से y में है, वो कब होगा व्युत्क्रमणीय, यदि और केवल यदि f1 एक एक तथा आच्छादक है। एक एक भी हो और आच्छादक हो, केवल उन्हीं फलनों का उल्टा हो सकता है। अब ये क्यों होगा बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझें आप। देखिए मैं आपको दिखाता हूं, मैं आपको 4 चित्र बनाता हूं और आप देखें। पहला चित्र x1 x2 x3 y1 y2 y3, x1 x2 x3 y1 y2, x1 x2 x3 y1 y2 y3। देखिए अगर मैं इसको यहां जोड़ दूं, इनको यहां जोड़ दूं, इनको यहां जोड़ दूं, तो ये कैसा हो जाएगा बच्चों, ये हो गया 1 1 ऑन टू, मतलब एक एक आच्छादक। अगर मैं इसको यहां जोड़ दूं, इनको यहां जोड़ दूं और इनको यहां जोड़ दूं, तो ये कैसा होगा, ये बहुएक हो गया। मैनी बहुत सारे एक से जुड़ गए, मैनी वन, और ये सब सारे यहां पे प्रयोग हो गए हैं, तो ये कैसा होगा, ऑन टू। इनको यहां जोड़ दें, इनको यहां जोड़ दें, इनको यहां जोड़ दें बच्चों। अब ये कैसा होगा, ये अभी भी मैनी वन है लेकिन इनटू है। और आखिरी एक उदाहरण और हम ले लें, x1 x2 x3 y1 y2 y3 y4। इनको यहां जोड़ा, इनको यहां जोड़ा और इनको यहां जोड़ा, ये नहीं है। अब ये कैसा हो जाएगा, ये 1 1 इनटू होगा, 1 1 इनटू। अब बच्चों देखो, व्युत्क्रम का मतलब हुआ कि जो फलन a से b में चल रहा था उसका उल्टा, मतलब b से a में लाना है। तो b से a में जो फंक्शन होता है उसको हम लोग निरूपित करते हैं घात में -1 लगाकर। ये ध्यान रखें बच्चों, यहां पर जो हम -1 लगाएंगे ये बताता है कि हम फलन का उल्टा कर रहे हैं। इसको आप बीजगणित के हिसाब से 1/f पढ़ने की भूल या भ्रांति ना रखें अपने अंदर। मैं आगे इस बारे में फिर चर्चा कभी करूंगा। अभी तो इसके व्युत्क्रम, हमें अगर व्युत्क्रमणीय देखना है तो इसका व्युत्क्रमणीय नहीं निकले होगा कि नहीं होगा। अब b से a की तरफ आप देखिए, तो b से a की तरफ इसका तो सब कुछ सही है, फलन की सारी बातें सही हो रही हैं, तो इसका निकलेगा।
लेकिन अगर आप इस वाले में बात करेंगे, उल्टा करेंगे, b से a की तरफ जब देखेंगे तो y1 किससे जुड़ जाएगा? 2 से। मतलब अगर मैं y1 लिखूं तो वो किससे जुड़ेगा? x1 से भी जुड़ा है और x2 से भी जुड़ा है, और ये फलन की परिभाषा नहीं हो सकती, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। तो इसका मतलब कि इसका व्युत्क्रमणीय होना असंभव है। इस पर बात करें बच्चों तो यहां भी वही बात आ जाएगी, तो ये भी व्युत्क्रमणीय नहीं है। अब इसमें आप ये तो कह सकते हैं कि सब एक एक से जुड़े हैं। y1 किससे जुड़ा है? x1 से। y2 किससे जुड़ा है? x2 से। y3 किससे जुड़ा है? x3 से। लेकिन y4 किससे जुड़ा है? ये किसी से नहीं जुड़ा है, ये खाली है। और मैंने क्या बताया था कि जो फलन होना चाहिए उसमें हर अव्यय को जोड़ना आवश्यक है। तो अगर ये किसी से नहीं जुड़ा तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फलन नहीं हो सकता है। तो केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ 1/2 फंक्शंस जो होते हैं, मैंने लिखा है देखिए, जो एक आच्छादक होते हैं, केवल वही फंक्शन, वही फलन व्युत्क्रमणीय होंगे। और जो फलन एक आच्छादक दोनों होते हैं, 1/1 भी हो और onto भी हो, 1/1 onto, उसे हम लोग एक और नाम से जानेंगे। और ये नाम बेटे इंग्लिश में जरूर ध्यान रखें, इन शब्दों की टर्मिनोलॉजी जरूर याद रखें, क्योंकि ये आपको आगे काम आएंगी। इसे हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है। ये आपकी समझ में आ रहा होगा। अब हमने दो बातें सीखी, फलन सीखा और प्रतिलोम सीखा। अब हमारे पास चैप्टर के नाम में एक चीज रह गई। कौन रह गया? वो है त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति फलनों के बारे में अब हम बात करेंगे। तो उसमें क्या करना होता है, पहले उसको सीखेंगे और फिर उसका होगा कि नहीं होगा इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, आगे आते हैं। देखिए बच्चों, हम लोगों ने त्रिकोणमिति फलन जब पढ़ा था कक्षा 11 में, तो हमें आप जानते हैं बहुत पहले से 10 से भी आप पढ़ते आ रहे हैं। हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, यही 6 प्रकार के फलन होते थे। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। इन फलनों को जब हम लेकर चलते हैं बच्चों, तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि ये फलन जब आप साइन एक्स का लेते हैं तो इसका प्रांत क्या है। जब फलन ले रहे हैं तो आप समझिए बच्चों, इसको हम लोग समझने के लिए मैंने इसके प्रांत और परिसर यहां बनाए हैं, और ये बहुत आसानी से समझ में आएंगे। लेकिन हम लोग इसको समझने के लिए अगर इसके ग्राफ को देखें तो आपकी समझ में बहुत अच्छे से आएगा। फिर हम इसकी पिछले वाले स्लाइड पर वापस आएंगे और आपको उससे फिर प्रांत भी समझाएंगे दोबारा से। पहले आप देखिए एक फंक्शन को। यह फंक्शन बेटे साइन एक्स का है। इसको आप लोग फिजिक्स में भी, भौतिक विज्ञान में भी इस्तेमाल करते हैं। जब हम लोग कक्षा 12 में अल्टरनेटिंग करंट पढ़ते हैं और कक्षा 11 में आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा होगा, तो इसी हम लोग कर्व की बात करते हैं। मैं उसी संदर्भ में कहूं तो आप देखिए, आप ये जानते हैं कि साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? साइन 0 0 होता है। साइन 90 1 होता है, ये सब जानते हैं। साइन 30 1/2 होता है। तो यहां देखिए, साइन 0 0 है, 90 π/2 पर 1 हो गया, पाई पर 0 हो गया, और 3 π/2, ये 3 π/2 है बच्चों। यहां कितना हो गया? -1। तो अगर मैं -1 से एक लाइन ऐसे खींच दूं समांतर इधर, और 1 पर एक लाइन समांतर इधर खींच दूं, तो आप देखेंगे कि 1 और -1 के बीच में साइन चल रहा है। और आप अगर पूछा जाए कि यह फलन किस प्रकार का है, एक है या बहुएक है, तो आपका बहुत आसान सा तरीका है। आप सिर्फ एक काम करें, कोई एक रेखा खींचें जो एक्स अक्ष के समांतर हो, और अगर वह रेखा उस फलन को सिर्फ एक जगह काटेगी तो वो एक होगा, और अगर एक से ज्यादा जगह काटेगी तो वो फलन बहुएक होगा। मैं आपको दिखाता हूं। जैसे मैं यहां एक रेखा खींच रहा हूं बीच में। अब आप देखिए, मैंने ये रेखा खींची तो इसने इस फलन को कहां काटा? यहां काटा, यहां काटा, यहां काटा, यहां काटा, यहां काटा, यहां काटा, यहां भी काटा और यहां भी काटा। और ये हमने किस जगह पे समांतर खींची थी? मान लीजिए 1/2 पर। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब y का मान 1/2 है, मतलब किसी कोण के लिए साइन x का मान कितना है? 1/2। तो वो कितने कोण हैं? अब आप देखेंगे तो इसमें बहुत सारे कोण आपको मिलेंगे। यहां भी मिल रहा है, यहां भी मिल रहा है, ऐसे बहुत सारे कोण हमको मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि साइन का मान 1/2 अगर है तो बहुत सारे कोण होंगे। मैं उदाहरण के तौर पे देता हूं 2। जैसे साइन 30 का मान भी 1/2 और साइन 150 का मान भी 1/2। अब अगर हम 2 से ही काम चलाएं तो इसका मतलब हुआ कि अगर 2 मान के लिए एक ही मान मिल रहा है, 2 कोणों का एक मान मिला, तो 2 चीजें एक जगह जुड़ गई, तो कैसा फलन हो जाएगा बच्चों? ये फलन हो जाएगा किस प्रकार का?
बहुएक प्रकार का हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि साइन कैसा फलन है, बहुएक है, बहुएक। और दूसरी बात, आप कहीं पर भी एक समांतर रेखा y अक्ष के समांतर खींचेंगे तो हर y अक्ष के समांतर रेखा कहीं ना कहीं फलन को काट रही है, हर x के लिए कोई ना कोई y मिल रहा है। तो ये फलन क्या है, इसका जो प्रांत निकलेगा बच्चों, वो प्रांत क्या निकल रहा है, कोई भी वास्तविक संख्या, लेकिन इसका परिसर जो आप देख रहे हैं, इसकी रेंज जो आप देख रहे हैं, वो -1 और +1 के बीच में एक झूल रहा है, तो -1 से +1। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी मान के लिए साइन क्या है, -1 से +1 तक चल रहा है, -1 से +1, -1 से +1। इसका मतलब ऐसे बहुत सारे कोण हैं जिनको रखने से साइन का मान क्या हो जाएगा, समान आएगा। तो यह फलन किस प्रकार का है, बहुएक आच्छादक प्रकार का है। यह फलन कहां से कहां तक परिभाषित हुआ, यह परिभाषित हुआ r से -1 से 1 के बीच में। ठीक है बच्चों, -1 से 1 के बीच में। अब जरा इसकी पिछली स्लाइड पे मैं दिखाऊंगा आपको, देखिए। तो मैंने क्या लिखा है, साइन का मान मैंने क्या लिखा, प्रांत क्या लिखा r, और परिसर क्या लिखा, -1 से 1। इसी प्रकार जरा अब हम कॉस की बात करें, देखिए अगले वाले में। ये ग्राफ बच्चों आपका किसका है, ये कॉस का ग्राफ है। अगर आप इस कॉस वाले ग्राफ में भी देखेंगे तो साइन और कॉस में सिर्फ एक चीज का अंतर आता है बच्चों, जहां साइन का मान 0 होता है वहां कॉस 1 हो जाता है, जहां कॉस 0 होता है वहां साइन 1 हो जाता है। तो ये आपस में बदलते हैं, इसीलिए ये यहां पर 1 दिख रहा है, लेकिन इसका मान भी -1 और +1 के बीच में झूलता रहता है, पेंडुलम की तरह ये इसी के बीच में चलेगा। और यहां भी अगर आप देखें, कोई भी रेखा अगर हम समांतर खींच रहे हैं एक्स अक्ष के, तो वो इस वक्र को, इस कर्व को बहुत जगह कट कर रहा है। इसका मतलब यहां पर भी हमने क्या देखा, इसके भी कर्व में हम क्या देख रहे हैं, एक y के लिए बहुत सारे x पाए जा रहे हैं, अर्थात बहुत सारे x हैं, x1 x2 x3 बहुत सारे x हैं जो एक जगह आकर y से जुड़ जाएंगे। तो यह फलन भी किस प्रकार का है, मैनी वन, बहुएक प्रकार का है। और यह भी कहां से कहां चल रहा है, r से -1 से +1 के बीच में चल रहा है। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए इसका जरा हम आपको पिछला वो भी दिखाते हैं स्लाइड पे। देखिए कॉस का भी हमने प्रांत क्या लिखा, ये लिखा है। ठीक है बच्चों। अब देखें tan जो हमारा आता है, अगला फंक्शन हमारा tan का है। अब बच्चों tan x हम लोगों ने पढ़ रखा है, tan x हम लोगों ने क्या पढ़ा है, sin x बटे cos x। अगर आप sin x बटे cos x निकालेंगे बच्चों, तो cos x जो होगा, जहां भी 0 हो जाएगा वहां पे ये परिभाषित नहीं होगा, जहां ये 0 वहां ये परिभाषित नहीं होगा। और ये 0 कहां होगा, जहां ये 0 हो जाए, cos x 0 हो जाए। तो cos की वैल्यू 0 कब होगी, cos की वैल्यू 0 कब होगी। अब इसको मैं आपको ग्राफ से दिखाता हूं, देखिए cos वाले में देखिए 0 कहां मिल रहा है, इस ग्राफ में कहां कहां काट रहा है, यहां काटा, यहां काटा, फिर यहां काटा, फिर यहां काटा। ये वाला जो मान है ये π/2 है। इसी तरह से ये निकालेंगे तो ये 3π/2 है। इस तरह से ये 5π/2 होगा, ये 7π/2 होगा, और ये इसी तरह से इधर माइनस में हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, आप देखिए कि ये π/2 है, ये यहां इसका मतलब ये π/2 कितनी बार, एक बार, यहां π/2 कितनी बार, 3 बार, यहां 5 बार, ये 7 बार। तो हम कह सकते हैं कि π/2 कितनी बार आना चाहिए, विषम बार आना चाहिए। और विषम निकलने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 2n+1 कह सकते हैं। तो जब भी पाई का विषम गुणांक मिलेगा तो हमारा ये tan वाला फंक्शन, ये फंक्शन देख लीजिए आप, इसीलिए इस फंक्शन में आप देखते हैं तो ये π/2 पर समांतर अनंत तक चला जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि tan 90 की वैल्यू अपरिभाषित होती है। तो आप देखें हमने क्या लिखा कि सभी संख्याएं हो सकती हैं, सारे r हो सकते हैं, लेकिन कौन नहीं हो सकता, उसमें से हटा दिया मैंने। किसको हटा दिया बच्चों, 2n+1 इंटू π/2 को हटा दिया, मतलब π/2 90 के विषम गुणांक को हटा दिया गया। जैसे ही हटाया तो क्या हो गया, ये परिभाषित हो गया। और इसमें उत्तर हमें कुछ भी मिल सकता है। आप जानते हैं tan का मान इंफिनिटी तक चलता है, -∞ से +∞ ये रहता है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा tan है। इसी प्रकार से हम लोग cot, sec, cosec सभी को निकाल सकते हैं और बहुत आसान होता है। आगे देखिए, अब देखिए बच्चों कॉसेक का ये ग्राफ है, बहुत आसान सा ग्राफ है। आप जानते हैं कॉसेक जो होता है वो क्या होता है, साइन का उल्टा होता है ना,
1/sin x होता है। इसका ग्राफ बनाना बड़ा आसान है बच्चों, बहुत आसान है। देखिए साइन के ग्राफ पे जाइए और जहां जहां ये आपको ऊपर जाता हुआ दिख रहा है वहां पे इसको उल्टा कर दीजिए, ऐसे बना दीजिए। फिर यहां पे नीचे दिख रहा तो यहां नीचे कर दीजिए, फिर ऊपर कर दीजिए, फिर नीचे कर दीजिए, यहां नीचे कर लीजिए, यहां ऊपर कर लीजिए। ये हम लोग किसका ग्राफ बना रहे हैं? जब हम लोग रेसिप्रोकल लेते हैं, व्युत्क्रम लेते हैं, तो ये हमारा देखिए कोसेक का ग्राफ तैयार है इसी से। और अगर यही काम हम इसमें कर दें तो हमारा सेक का ग्राफ हो जाएगा, और अगर हम यही काम इसमें कर दें तो कॉट का ग्राफ हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमने इससे यह सीखा कि हमारा व्युत्क्रम फंक्शन कैसे निकलेगा। अब आपके पास सारे के सारे ये जितने फलन हमने पढ़े त्रिकोणमितीय फलन, ये सभी का जो सामान्यतः व्यवहार है वो किस तरह का व्यवहार निकल रहा है? बहु एक आच्छादक का निकल रहा है। कैसा निकल रहा है? बहु एक। आप इसको याद रखें कि ये हमने क्या सिद्ध किया कि अभी हमारे सामने क्या है? मेनी वन ऑन टू फंक्शन है, मेनी वन ऑन टू फंक्शन है। लेकिन किसी भी फलन का व्युत्क्रमणीय होना, इन्वर्टिबल होना या प्रतिलोम होना, उसके लिए आवश्यक क्या है कि उस फलन का क्या होना आवश्यक है? मेनी वन की जगह वन वन होना आवश्यक है। और वन वन हम कैसे कर सकते हैं, तो इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन यह ध्यान रखें आप कि जो सामान्य रूप से जितने भी हमने अब तक त्रिकोणमितीय फलन पढ़े, वो सभी फलन आपको क्या मिल रहे हैं? कैसे मिल रहे हैं? एक एक आच्छादक नहीं है, परंतु यदि उसके प्रांत को प्रतिबंधित किया जाए। अब यह हम प्रतिबंधित करने का जो काम है यह हम सीखेंगे बच्चों, अगली क्लास में सीखेंगे। आज आपको सिर्फ यह ध्यान रखना, जितनी बातें मैंने ग्राफ के जरिए समझाने का प्रयास किया उसको समझना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो बच्चों आपको समझनी है कि जो फंक्शन का इनवर्स होता है, जैसे मैं f एक फंक्शन कह रहा हूं कि x से y में है, तो इसका व्युत्क्रम जो होगा वो y से x में होगा। तो यहां जो ये पावर में हमने -1 लगाया है, इसका मतलब 1/f नहीं है। वही मैंने यहां आपसे लिख रखा है कि जब हम साइन और x के बीच में पावर -1 लगा रहे हैं, तो इसका मतलब कि साइन x की पावर -1 नहीं है। आप ये समझ लें कि साइन इनवर्स x जब हम पढ़ेंगे तो वो साइन x की पावर -1 नहीं होता है। ये ध्यान रखें बच्चों, और यही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो बच्चों आज की क्लास में हम इस बात को सिर्फ यहीं पे रोकते हैं, और यहीं तक आपको समझना है कि फलन आवश्यक क्या है, फलन में क्या करना है, और व्युत्क्रम होने के लिए जो प्रतिबंध मैंने बताया है वो हम अगली क्लास में सीखेंगे कि उसको हम कैसे त्रिकोणमितीय फलनों पर अप्लाई करेंगे। तो इसको एक बार आप रिवाइज करिए और हम अगली क्लास में मिलते हैं इसके आगे के विषय को उठाते हुए। धन्यवाद।